से बदसलूकी की कोशिश की गई है। महिला परिजन मरीज के परिजन पर आरोप है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की पूरी घटना है। महिला नर्सिंग कर्मी से बदसलूकी की पूरी कोशिश की गई है और आरोप लगा है मरीज के परिजनों पर। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की पूरी घटना है। संवाददाता सौरभ गृहस्थी इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, महिला नर्सिंग कर्मी से बदसलूकी की कोशिश की गई है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले का ये मामला है। ट्रॉमा सेंटर के जो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है वहां पर एक महिला जो है वो एक मरीज जो है वो काफी दिन से एडमिट है और उसके परिजनों द्वारा जो है वो एक महिला नर्सिंग कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने, उनसे धक्का देने का आरोप जो है वो नर्सिंग कर्मी द्वारा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो महिला नर्सिंग कर्मी है वो गर्भवती है और उसके बावजूद जो परिजनों द्वारा जो है वो उसके साथ इस प्रकार की घटना जो है वो की गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद जो परिजन जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उसे पुलिस को सौंप दिया गया है और एसएमएस थाना पुलिस जो है वो इस मामले में अब जांच कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई उसके बाद कुछ देर के लिए हंगामा हुआ, लेकिन अब चूंकि उच्च स्तर पर इसकी जानकारी मिल गई इस लिहाज से उस परिजन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि ओडिशा विधानसभा में हंगामा। स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचे विधायक। विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई हुई है। ओडिशा विधानसभा में हंगामे की ये घटना सामने आई है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्पीकर की कुर्सी के पास विधायक पहुंच गए, जहां पर छीना झपटी करते हुए नजर आ रहे। हाथापाई भी हुई है विधानसभा में विधायकों के बीच। विधानसभा की गरिमा को किस तरीके से तार तार करती ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। जहां पर जो सभी लोग हैं वो किस तरीके से स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच जाते हैं विधायक, और इस दौरान जो है हाथापाई भी वहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी वहां पर है वो लगातार उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार जो है विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और उड़ीसा विधानसभा में यह हंगामे की तस्वीर जो बताती है कि किस तरीके से ये विधायक जो है चुने हुए प्रतिनिधि जो है विधानसभा के अंदर विधानसभा की गरिमा को किस तरीके से तार तार करते हुए नजर आ रही हैं। वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जहां स्पीकर बैठी हैं वहां पर कुर्सी जो है वहां पर ये विधायक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। यूपी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 1164 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जारी है। 62,244 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा है। 48 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है इसको लेकर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कानून बनने के बाद आज पहली भर्ती परीक्षा हो रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा शुरू हो गई है। 60,000 से अधिक पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। पहली पारी की परीक्षा जो है वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। सुबह से ही परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की लाइन परीक्षा केंद्रों के बाहर नजर आई। चेकिंग करने के बाद अभ्यर्थियों को सेंटर के अंदर एंट्री मिली है। परीक्षा केंद्रों पर कई लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। इस परीक्षा में किसी भी तरह की नकल न होने इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। केंद्रों पर पुलिस का पहरा सख्त नजर आ रहा है। लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा देने आए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और नोएडा की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों तक निगरानी पूरी तरीके से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इस बार गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है। तो यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। 1164 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सके, इसके लिए जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं और आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग से महिला पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और पूरी चेकिंग के साथ जो है एंट्री की जा रही है। बाकायदा जो नाम है पेपर में वो चेक किया जा रहा है। एडमिट कार्ड में नाम चेक किया जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके, इसकी कोई गुंजाइश ना रह सके, उस पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो फोटोज हैं वो क्लिक की जा रही हैं और जो
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना फैला सके, इसलिए पूरी चेकिंग के साथ जो है एंट्री दी जा रही है। 60,244 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देंगे। ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी का कीव में करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है। पीएम मोदी की जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन में कुछ सांसदों ने पीएम मोदी को यूक्रेन की संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया है। पीएम मोदी करीब 600 किलोमीटर का सफर रेल फोर्स 1 से तय करके कीव पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी का कीव में करीब 7 घंटे का एक कार्यक्रम है। आपको हम जानकारी दे रहे हैं, पीएम मोदी की जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी रहने वाली है और पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो है वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यात्रा जो है वो ट्रेन से करते हुए नजर आए हैं। दरअसल रेल का सफर उन्होंने किया है। पीएम मोदी करीब 600 किलोमीटर का सफर रेल फोर्स 1 से तय करके कीव पहुंचे हैं और यहाँ तक कि यूक्रेन में कुछ सांसदों ने पीएम मोदी को यूक्रेन की संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया है। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में बड़ी खबर है। आरोपी संजय रॉय की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है, जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि संजय रॉय को फिजिकल पेश किया जाएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। दूसरी तरफ अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कल भी सीबीआई ने 10 घंटे से अधिक की पूछताछ की। संदीप घोष से अब तक 7 दिनों में 88 घंटे की पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। तो संजय रॉय ये आरोपी है जिसकी आज जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो रही है। ऐसे में आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा आरोपी को। अब देखना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है या फिजिकल उनको पेश कराया जाता है, लेकिन हाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है ये पेशी रहने वाली है। और संजय रॉय जो आरोपी है कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर के हत्या का, उसकी गिरफ्तारी तो उसी दिन हो गई थी। पूछताछ लगातार की जा रही थी। कई टेस्ट जो है इस आरोपी के कराए गए हैं ताकि जो जांच है वो और आगे बढ़ाई जा सके। और अब ये पूरा मामला क्योंकि सीबीआई के अंदर है तो ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी और साथ ही साथ पूर्व प्रिंसिपल जो इस कॉलेज का है संदीप घोष, उसके साथ भी पूछताछ लगातार हो रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब तक 5 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, लेकिन अब तक की जांच में सीबीआई को क्या हाथ लगा, आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बताया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या है कोलकाता कांड का पूरा सच? 8 अगस्त की रात अस्पताल में क्या हुआ? अब तक सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? क्या संदीप घोष ने सीबीआई को गुमराह किया? लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीआई अब संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर किया था उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। यानी इतना तो साफ हो गया कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने सीबीआई को जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। इसके पहले सीबीआई मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए।
जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को ये लगा कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि अति कामुकता से ग्रसित है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन शराब पीकर पॉर्न वीडियो देखे थे। हालांकि अब सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोलकाता कांड पर देश गुस्से में है। लगातार पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग के लिए आवाजें उठ रही हैं। गुजरात के वडोदरा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां वडोदरा क्वीन राधिका राजे की अगुवाई में एक शांति मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंसाफ की मांग को लेकर ये शांति मार्च जो है वो निकाला गया। कोलकाता रेप कांड को लेकर किस तरीके से इंसाफ की मांग उठ रही है पूरे देश भर में, वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। वडोदरा गुजरात की तस्वीर है, जहां पर इंसाफ की मांग करते हुए राधिका राजे की अगुवाई में ये शांति मार्च निकाला गया। बीजेपी ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में कल यानी शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता झुंझुनू आएंगे। उससे पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता झुंझुनू आएंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री अविनाश अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहली बार झुंझुनू आ रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रदेश में आने वाले सभी नेताओं का नवलगढ़ से लेकर झुंझुनू तक जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद झुंझुनू जिला मुख्यालय पर 4 सत्रों में बैठक होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सभी चारों कैटेगरी के कार्यकर्ताओं की बैठक अलग अलग होगी। देखिए, कार्यक्रम की ये रूपरेखा है कि आगे आने वाली 24 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मदन जी राठौर साहब और उनके साथ राजस्थान प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल झुंझुनू जिले के प्रवास पर है। विशेष रूप से उपचुनाव जो होने हैं विधानसभा के, उसकी दृष्टि से संगठनात्मक बैठक लेंगे। वो 24 तारीख को उनको 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी के संदर्भ में आज हमारी प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद सम्मान्य संतोष जी अहलावत, सम्मान्य विशंबर जी पूनिया, हमारे पूर्व विधायक और अभी लोकसभा का चुनाव जिन्होंने लड़ा सम्मान्य सुखगढ़ जी चौधरी साहब, सम्मान्य बबलू जी, सम्मान्य 24 अगस्त को हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया भारतीय जनता पार्टी के मदन जी राठौर और हमारे प्रदेश में राधा मोहन जी दास को अभी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है, प्रभारी लगाए हैं उनको, वो और हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी और चुनाव की दृष्टि से जिनको सुमित जी गोदारा को लगाया है, जो हमारे सारे नेता लोग आने वाले हैं। और यहाँ भी हम मंडल अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र संयोजकों तक से बातचीत वो करेंगे। इसके पीछे मोटो एक ही है, उद्देश्य एक ही है। उधर पहलवान विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न केस में दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है और 3 महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने विनेश के आरोप पर पलटवार किया और कहा कि महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अगर सुरक्षाकर्मी देर से पहुंचे होंगे तो उसकी जांच होगी। वहीं इसी मामले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने अगले आदेश तक महिला पहलवानों की सुरक्षा बरकरार रखने का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कैब ड्राइवर पर स्कूल की छात्रा से अश्लील मैसेज करने का आरोप है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कैब ड्राइवर
के साथ मारपीट का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। दरअसल ये कैब ड्राइवर जो है वो छात्रा को अश्लील मैसेज करता था। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर की इस दौरान पिटाई कर दी है। फिलहाल ये कैब ड्राइवर के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच आतंकी हमलों का अलर्ट भी जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर जम्मू के पुलिस स्टेशन और सुरक्षा बलों का काफिला है। खासतौर पर पुंछ, राजौरी, डोडा और कठुआ जैसे इलाकों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफे के चलते भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के अतिरिक्त यूनिट तैनात की गई है। जंगल वॉरफेयर में माहिर असम राइफल्स की 2 यूनिट को भी मणिपुर से जम्मू भेजा जा रहा है। स्पेशल फोर्स के कमांडो की तैनाती भी पहले से की गई है। कुल मिलाकर चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा के बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस आतंकी नेटवर्क को झारखंड की राजधानी रांची डॉक्टर इश्तियाक चला रहा था, जिनका मकसद राजस्थान के भिवाड़ी में बैठकर दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर बम विस्फोट करना था। पुलिस की टीम ने राजस्थान और यूपी एटीएस की टीम मदद से अलग अलग जगहों से अलकायदा के 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। देश में रहकर उसे दीमक की तरह चाटने वाले, रहनुमा बनकर धर्म को चलाने वाले और नापाक इरादे से हिंदुस्तान में पनाह पाने वालों के मंसूबों को एक बार फिर से एटीएस ने अपने पांव तले कुचल कर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अलकायदा से सीख लेने वाले एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है, जो देश के तमाम शहरों से उन लड़कों को चुनता था जिसे धर्म की आड़ में पैसों के लालच के बल पर आसानी से आतंकवाद का चोला उड़ाया जा सके। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी पुलिस के साथ मिलकर चौपानकी के जंगलों में छापेमारी की थी और इस आतंकी मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के अंदर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहा था। स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन में शामिल राजस्थान के भिवाड़ी से ब्रेन वॉश के शिकार उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकी ट्रेनिंग सिर्फ राजस्थान तक नहीं थी, इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए लड़कों की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने अलकायदा इंस्पायर मॉड्यूल के रांची से 5, राजस्थान से 6 यानी कि कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। झारखंड के लोहरदगा के हेंजला कोवाखाप में ये कार्रवाई आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े एक आतंकी के घर पर हुई। एटीएस की टीम ने इसे 2 हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ श्रद्धा केरकेटा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आतंकी संगठन से जुड़ा अल्ताफ अंसारी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम ने राज्य के 14 जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई आतंकियों को पकड़ लिया है। फरार आतंकी अल्ताफ के परिवार से एटीएस ने पूछताछ की है। उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में थे, इस पर एटीएस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। एटीएस के मुताबिक अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट असरअल्लाह बांग्ला टीम के साथ इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में है और इसके लिए लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक .38 बोर रिवॉल्वर, .38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, .32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास, एक एयर राइफल, एक आयरन एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड, एक की रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ तार, एक AA साइज 1.5 वोल्ट बैटरी, एक टेबल वॉच, 4 ग्राउंड शीट, एक टारगेट, एक कैंपिंग टेंट समेत कई सामान मिला है।
जानकारी के मुताबिक आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अभी देश के कई राज्यों में रेड लगातार चल रही है। कई शहरों की रेकी की थी। बड़े बम ब्लास्ट करने के लिए मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ भी जारी है। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर सचिवालय में फिर गिरी फॉल्स सीलिंग। 1215 मुख्य भवन में कर्मचारी पर यह फॉल्स सीलिंग गिरी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ हो रही है शिकायत। तो सचिवालय में फॉल्स सीलिंग गिरने का एक पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 1215 मुख्य भवन में कर्मचारी पर गिरी फॉल्स सीलिंग। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हो रही है। देखिए, फॉल्स सीलिंग गिरने का मामला लगातार निकलकर सामने आ रहा है। सचिवालय में एक बार फिर से फॉल्स सीलिंग गिरने का मामला निकलकर सामने आया है, क्योंकि मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है सचिवालय के भीतर, और इसी वजह से कहीं न कहीं बरसात के समय में फॉल्स सीलिंग गिरने से हादसे हो जाते हैं। और फिलहाल 1215 मुख्य भवन में कर्मचारी पर ये फॉल्स सीलिंग गिरी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के खिलाफ अब इस पूरे मामले पर शिकायत हो रही है। फॉल्स सीलिंग अस्पतालों में, सचिवालय में गिरने के मामले जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है, जिसके चलते इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती है, और अक्सर ऐसी घटनाओं से बड़े हादसे भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है हादसा नहीं हुआ है, लेकिन सचिवालय में ये फॉल्स सीलिंग गिरने का मामला जो है वो सामने आया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।